स्वागत है आज की ज्योग्राफी की क्लास के अंदर। और आज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अभी तक हमने 4 चैप्टर के ऊपर बात कर ली है, अब बढ़ेंगे 5वें नंबर के चैप्टर के ऊपर। ज्योग्राफी का चैप्टर है 5वां नंबर, कौन सा? खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके ऊपर बात करेंगे। तो धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर बात करते चलेंगे। हाँ, ये एक चीज़ हो गई है बहुत टाइम के बाद में, मतलब नॉर्मली देखें तो कि 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं वीडियो डाले हुए। तो मैं देखा कि चलो वापस से चलते हैं और लेसन नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है, जल्दी से आ जाओ, इसके ऊपर चलते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। तो पहले डेफिनेशन ऑफ मिनरल बात करेंगे, फिर उसके बाद में खनिज कितने प्रकार के होते हैं वो बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले पदार्थ। क्या? प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले, मतलब जो पृथ्वी होती है उसकी परत के अंदर पाए जाने वाले एक निश्चित रासायनिक संरचना। क्या? निश्चित रासायनिक संरचना और गुण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खनिज। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। इसके एग्जांपल्स के रूप में हम बात करते हैं। एग्जांपल्स हो गए लोहा, अयस्क, ठीक है, दूसरा हो गया तांबा, तीसरा हो गया चूना पत्थर, चौथा हो गया सोना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं खनिज का निर्माण। खनिज का निर्माण कैसे होता है? देखो, नॉर्मली चीज़ को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, तभी हमें समझ में आती है। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो चीज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर पॉइंट में। तो पहले डेफिनेशन ऑफ खनिज पे बात कर ली। अब खनिज के निर्माण, मतलब खनिज कहाँ से आता है, कैसे बनता है, सब कुछ बताते हैं। खनिज लाखों वर्षों में, खनिज लाखों वर्षों में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। मतलब जो खनिज बनते हैं वो कोई ऐसे अपन बनाते हैं, इंसान नहीं बनाता उसको, वो नेचुरल तरीके से बनता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो ज्योग्राफी के अंदर होता है, प्लेटलेट्स का घर्षण होता है। ठीक है, उनसे जमीन में से फटके बाहर निकलता है। ठीक है, उस हिसाब से खनिज, मतलब लावा वगैरह निकल के आता है, फिर लावा से वो सूखता है, फिर उससे वहीं से पहाड़ों के अंदर से वहीं से हमें खनिज वगैरह प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो लाखों वर्षों में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ और है कि एक बार बन गए ना, फिर उसके बाद में काफ़ी सालों तक वहाँ पे जगह खाली हो जाती है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं बनता, मतलब बहुत साल लग जाते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद में बढ़ते हैं खनिज के प्रकार। खनिज के कितने प्रकार होते हैं? धात्विक और अधात्विक। ठीक है, कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ खनिज, उसके बाद में पढ़ा खनिज के निर्माण, उसके बाद में पढ़ा खनिज के कितने प्रकार के होते हैं। खनिज होते हैं 2 प्रकार के, कौन से? धात्विक और अधात्विक। मैंने पहले उसको यहाँ पे लिख के दिखा दिया बोर्ड के ऊपर, अब उसको मैंने डिफाइन कर दिया अच्छी तरीके से। तो अब बढ़ते हैं आगे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज के अंदर 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? लोहा खनिज और अलोहा खनिज। लोहा खनिज क्या होता है? जिसमें लोहा पाया जाता है। और अलोहा खनिज क्या होता है? जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। तो लोहा खनिज हो गया, जैसे देखते हैं लोहा अयस्क। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं मैग्नीज। इन दोनों के अंदर लोहा पाया जाता है। ठीक है, उसी के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं अलोहा खनिज, जिसमें होगा तांबा, बॉक्साइट और सोना। ठीक है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। आपको पता लग रहा है अच्छे से कि लोहा खनिज वो होता है जिसमें लोहा पाया जाता है, और अलोहा खनिज वो होता है जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। अब आपको इतना सा तो नॉर्मल है यार, सोना चांदी वगैरह होता है, इनमें लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, उसी चीज के हिसाब से बढ़ते हैं हम। इसी के अंदर मैं नॉर्मली बताने जा रहा हूँ भाई, तांबा होता है, जो तांबा 52% जो बालाघाट है अपने मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो बालाघाट मतलब तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ करता है? मध्य प्रदेश के अंदर, जो 52% हो गया। ठीक है, तांबा। उसके बाद में बढ़ते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट हो गया जो हमारे भारत के अंदर ओडिशा में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, 65% उत्पादन करता है बॉक्साइट का, जो हो गया कहाँ पे? ओडिशा। ओडिशा भी बोलते हैं और उड़ीसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं धात्विक को कंप्लीट करते हुए अधात्विक के ऊपर। ठीक है, वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, धात्विक हो गया जिनसे धातु प्राप्त होती है, और अधात्विक हो गया जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं जिप्सम हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया और अभ्रक हो गया।
ठीक है। उसी हिसाब से चूना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा के अंदर हम देखें तो नॉर्मली देखते हैं तो चूना पत्थर होता है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे संगमरमर हो गया, जो मार्बल वगैरह हो गया, काला पत्थर हो गया, जो सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है। उसी के हिसाब से जिप्सम, चूना पत्थर और अभ्रक, ठीक है, ये तीनों चीज हो गई। अब नॉर्मली हमने देखो आपको अच्छे तरह से काइंड्स ऑफ मिनरल्स को डिफाइन करते हुए अच्छे तरीके से बोर्ड पे बता दिया है। ठीक है, आप इसको नोट करो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो चलो एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे। हमने प्रकार पे भी बात कर ली, अब बढ़ते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और 4 नंबर पर है अभ्रक। तो पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं लोहा अयस्क, इस्पात उद्योग का मुख्य आधार है ना। लोहा अयस्क क्या है, इस्पात उद्योग का मुख्य आधार है। ये लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ठीक है। उसी के बाद बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, मैग्नीज। ये है इस्पात निर्माण में उपयोग। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, राज्य बताओ इसके, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। उसी के बाद में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, क्या है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट कहाँ और क्या क्या वजह होती है इसकी, एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत होता है, मतलब एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत है क्या, बॉक्साइट। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ओडिशा, गुजरात और झारखंड के अंदर पाया जाता है। ठीक है। उसी के बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, अभ्रक। यह है विद्युत उद्योग में उपयोग है, मतलब विद्युत उद्योग है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में उपयोग ये अभ्रक होता है, मतलब विद्युत की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है उसके अंदर उपयोग होता है अभ्रक। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा राज्य कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हो गया अपना झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद में बढ़ते हैं फिर से आगे, जल्दी से करो। तो अब हमने मिनरल्स को कंप्लीट कर दिया है। मिनरल्स को कंप्लीट करने के बाद में बढ़ते हैं अब आगे ऊर्जा संसाधन, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा संसाधन, तो वह संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, वह संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। ठीक है। ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, नहीं समझ में आता तो वैसे तो इसमें देख सकते हैं भाई कि हाँ, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल से भी ऊर्जा, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जल से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पवन से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे तो उसके बाद में बढ़ते हैं आगे कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है, मतलब ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा होती है 2 प्रकार की, कौन कौन सी, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट होते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेल आइकन को दबा दो और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जल्दी करें, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। पहले हमने बात करी ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, फिर ऊर्जा के प्रकार, पहला प्रकार क्या है, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। उसके अंदर कितने पॉइंट हैं, कौन कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत के अंदर आते हैं। मतलब ये 4 पॉइंट है जो है प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन के अंदर। तो पहले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, कोयला हो गया भारत के प्रमुख स्रोत, मतलब कोयला है ना एक प्रमुख स्रोत है ना, जिसको बहुत सी चीज़ों के अंदर काम में लिया जाता है। और भारत का प्रमुख स्रोत हो गया, ताप विद्युत ग्रहों का उपयोग हो गया, मतलब ताप विद्युत ग्रहों में उपयोग हो गया। ठीक है। कोयले का उपयोग घरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा किया जाता है घरों में भी बहुत किया जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम को काला सोना भी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है, काला सोना। और पेट्रोलियम से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल और ईंधन इत्यादि, मतलब ये तीनों प्राप्त कर सकते हैं। और पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, प्राकृतिक गैस, जो जिसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस, मतलब नेचुरल गैस, जो अपने धरती के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं नेचुरल गैस। जो होती है स्वच्छ ईंधन, मतलब साफ गैस। ठीक है। और दूसरा हो गया उद्योगों का उपयोग,
प्राकृतिक गैस कहाँ उद्योगों का उपयोग भी किया जाता है प्राकृतिक गैस से, उद्योगों का उपयोग भी किया जाता है, मतलब उसके अंदर भी उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस का। उसके बाद में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। बहते जल से भी, मतलब जो नदियाँ बहती रहती है, बड़े बड़े बांध हो गए, झरना हो गए, मतलब झरना क्या, बड़ी बड़ी नदियाँ हो गई, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये जल विद्युत, ठीक है। तो ये हो गया बहते जल, मतलब बहता हुआ जल है, उससे भी बिजली उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया 4 पॉइंट हो गए, इनको नोट करो जल्दी से, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पहला पॉइंट हमने बात कर लिया पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, अब बढ़ते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के ऊपर, ठीक है। इसमें हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय गैस, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। पहले में बात करते हैं सौर ऊर्जा के अंदर जो सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा हो गई जो सूर्य से प्राप्त होती है। क्या होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें प्रदूषण रहित एवं अक्षय, है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर पवन ऊर्जा, जो हवा की शक्ति से बिजली उत्पादन करती है। क्या करती है? हवा की जो शक्ति होती है उससे क्या करती है, बिजली उत्पादन, जिसे बोलते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में हो गया बायोगैस। बायोगैस हो गई जो किससे होती है, गोबर और जैविक अपशिष्ट से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, ज्वारीय गैस, समुद्र के ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। क्या होती है? ज्वारीय गैस, जो समुद्र के ज्वार भाटा से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, क्या है? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कौन सी होती है? जो पृथ्वी के आंतरिक ताप से प्राप्त होती है। क्या? पृथ्वी के आंतरिक ताप से प्राप्त ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा। इसी के साथ साथ हमने खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट है उनके ऊपर बात करेंगे। आ जाओ जल्दी से, पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद में बढ़ते हैं फिर आगे, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमने खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। बस हाँ, जो हमारे जो संरक्षण है, मतलब खनिज और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण, मतलब संरक्षण मतलब होता है बचाना, कि हम इनको कैसे बचाएंगे, खनिज को कैसे बचाना है, मतलब खनिज मतलब मिनरल्स, पर ऊर्जा मतलब एनर्जी, इनको कैसे बचाना है उस चीज़ पे हम बात करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया खनिजों को सोच समझकर उपयोग करना। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको हमें मतलब फ्यूचर के लिए बचाना होता है ना, तो उसको हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना होता है। एक बार के लिए खनिज को ही नहीं, हम पानी को भी ले सकते हैं, या और भी चीज़ें हो गई जो अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें हो गई, उनको भी हम मतलब हाँ मानते हैं भाई मार्केट में बहुत होती है, बट कई बार क्या होता है कि अपने पास इतना कोई चीज़ें नहीं हो पाती है जिससे अपन खरीद सकें, ठीक है। तो पानी हो गया, जैसे एक बार के लिए पानी मांग सकते हैं भाई, पानी हो गया, तो पानी को अभी बचाएंगे तभी तो हम भविष्य के अंदर अपनी जो पीढ़ियाँ चलेगी उनके लिए इस्तेमाल, उनको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से हम बढ़ते हैं आगे। खनिजों का सोच समझकर इस्तेमाल करना, खनिज को आज सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले भविष्य के अंदर 10 साल 50 साल 100 साल तक वो आराम से चल पाएंगे, ठीक है। आगे 100 साल तक के जो लोग आएंगे वो आराम से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, हर चीज़ को पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ऊर्जा की बचत करना, एनर्जी को बचाना चाहिए, ठीक है। बचाओगे तभी तो आगे वही बात आ जाती है भाई, प्रेजेंट में कोई भी चीज़ को आप बचा के काम करोगे, बचाओगे, तभी जाके आप फ्यूचर में उस चीज़ को देख सकते हो अच्छे से। वरना आज आप पूरा इस्तेमाल कर लोगे तो आपको फ्यूचर के अंदर वो दिखने को भी नहीं मिलेगी, और आपको कई बार हो जाता है भाई कि आप अपने को ज़रूरत होती है पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। उसी के बाद बढ़ते हैं अपक्षय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना, अपक्षय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना, ठीक है। उसी के बाद में बढ़ते हैं वैज्ञानिक ढंग से खनन करना, मतलब साइंटिफिक तरीके से भी हम इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। खनन मतलब माइनिंग वगैरह, खुदाई वगैरह, मतलब साइंटिफिक तरीके से भी हमें खुदाई करनी चाहिए, उन तरीके से भी देखना चाहिए, है ना, उन चीज़ों से भी पता लगता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम बढ़ते हैं आगे के सेट इसको ख़त्म करते हुए, क्योंकि हम अभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं 5 पॉइंट लेके आया हूँ, उस पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। हमने संरक्षण के ऊपर बात करी है, अब 5 पॉइंट है मात्र, उनके ऊपर बात करके फिर आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलो आप जल्दी से इसको नोट करो। पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट हो गया पेट्रोलियम को, जैसे अभी अपने शुरू में बोला था भाई पेट्रोलियम को हम काला सोना बोलते हैं, तो ये हो गया
पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, सौर व पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। खनिज बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। उसी हिसाब से ये 5 पॉइंट हमने नोट करवा दिए हैं। आप ये जल्दी से अच्छे से नोट करो, देखो और वीडियो को बताओ भाई कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, ठीक है। और मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह भी अब अपलोड करने वाला हूँ। जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगे, जिस भी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगे, तो सामने वाले बंदे को एक या दो बंदे को आप शेयर करो और उसको भी बोलो भाई कि आप यहाँ पे आके 10th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स के हम कंप्लीट करने वाले हैं, बट पहले हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए जाते हैं। धन्यवाद।